इसके अलावा सिर्फ मशीन ही रिवाइज करी। हम्म। पूरा सुबह से शाम रात तक। हम्म। हाँ जी। बस। नहीं जी रजा था, ऑब्जेक्टिव लगाने की जरूरत ही नहीं थी कल। कल पूरे को रिवाइज ही करने की आवश्यकता थी। मतलब ये नहीं पढ़ा इधर क्या पढ़ा था मशीन में, तो बता दे। हाँ। चल जाएगा कैसे काम? कितने से कितने बजे तक पढ़ाई चली आपकी? हम्म। सुबह? सुबह से कल से? क्यों? है? सो के ले उड़े थे? छुट्टी किस लिए दी थी हमने? ताकि पूरे को रिवाइज कर सके। आपने हिंदी रीजनिंग कंप्यूटर? नहीं तो पीछे चलना नहीं चाहिए ना, डेली के रूटीन में वो भी होना चाहिए ना दोस्त। हाँ जी। आप किस तरह का रिवीजन करते हैं पूरा दिन में? आप सिर्फ ट्रांसफार्मर डीसी यही पढ़ते हो? हम्म। बाल भोगन जी। हम्म। 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 ओके, very good। आपने क्या क्या करा? इंग्लिश वाली? इंग्लिश का इलाज कर देंगे हम जैसे ही डेट आएगी ना, क्योंकि आप लोगों को इतने आती ही नहीं पढ़ाने की जरूरत है इंग्लिश ना। लेकिन आपने पढ़ाया तो अच्छा है, इसका फायदा मिलेगा। 15 नंबर का आता है इंग्लिश में आपको। लगभग 4 to 5 क्लासेज लगाएंगे सर, और आपके जो अंक है वो 10+ करा दें। मतलब सर क्लास लेंगे ऑलरेडी इसके, क्योंकि आपके पास बहुत सिंपल इंग्लिश आ रखी है। हाँ भाई ललित जी। हम्म। कल क्या क्या किया? संडे था, छुट्टी थी। बस? सो के कितने बजे उठे थे? 7:30? 4:30? गुड। आई दिनेश जी। ठीक है चलो, वो भी जरूर है। आपने तीसरे नंबर? टेक्निकल में तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्त। क्या टेक्निकल में क्या? हम्म। थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। थोड़ा सा कंफ्यूज हो आप, मतलब कंफ्यूज इन द सेंस कि जब छुट्टी मैंने दी, देखो आपको भी पता है टेक्निकल का 150 नंबर का है।
नॉन टेक को पहली चीज तो इसका मतलब ये नहीं कि डेली पढ़ना बंद कर दो, पहले क्लियर कर दूं, इसका ये तात्पर्य नहीं कि नॉन टेक को प्रतिदिन पढ़ना बंद कर दें। 3 सेक्शन ही तो आते हैं आपके पास में, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और जीएस। 15 का 15 का एक और 10 के अलग। वो आपके डेली चाहे 30 मिनट रखो, लेकिन आपके डेली टाइम टेबल में होना चाहिए। फिर आप लोग गलत तरीके से पढ़ाई, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो गलत वे है आपका। मुझे नहीं पता कि आप रिवीजन का मतलब क्या समझते हैं। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन। माय डियर, रिवीजन अलग है और क्विक रिवाइज करना अलग है। तो डेली के ये दिमाग में रखो कि अगर सिलेक्शन लेना है दोस्त, नहीं तो भूलते रहोगे। डेली का जो क्विक रिवीजन करने का है, कम से कम 2 आवर्स सेट रखो अपना डेली का। नहीं तो खत्म करते करते आप बेटा मशीन खत्म करेंगे तो पुरानी चीज भूल चुके होंगे, आप मेजरमेंट खत्म करेंगे तो पावर को भूल चुके होंगे। अब इस डेली 2 आवर में ये नहीं है, मैं कई बार समझा चुका ये, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे में लेके बैठ गए जी ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर, इसका ये मतलब नहीं है। क्विक रिवाइज का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें आपको नोट्स में दी और उस पर इंपॉर्टेंट मार्क है, सिर्फ उनको पढ़ना। जैसे ईजी बराबर NP5Z/68। भाई आर्मेचर रिएक्शन का मतलब है आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर प्रभाव। इसके कारण हमने ये देखा है कि लीडिंग पोल टिप पर डीमैग्नेटाइज है, लैगिंग पर मैग्नेटाइज है। ठीक है जी, इससे क्रॉस मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज प्रभाव होता है। इंटरपोल वाइंडिंग सीरीज में करेंगे, जनरेटर में आगे वाले मेन पोल के जैसे होगा। ठीक है जी, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए है ना, उनको बस देखना, ये होता है क्विक रिवाइज में करना। और जब तक आप ये डेली नहीं रखोगे तो आप भूलते रहोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इसलिए चीजें याद है क्योंकि डेली यही चीजें किसी ना किसी बैच में पढ़ानी पड़ती है। तो जब डेली यही चीजों से डील करना है तो ये चीजें रम गई। अब जब तक आप डेली प्रतिदिन, इसीलिए आपके टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे नहीं आएंगे यदि आप डेली रिवाइज नहीं करेंगे। तो ये आपका रहना चाहिए। जैसे कल का मेनली जो छुट्टी का प्लानिंग था वो ये था कि अब तक जैसे आपने बेसिक में एसी तक भी पढ़ा, आपने पूरा पूरा पावर सिस्टम, अर्थिंग, अरे कराए ना भाई ये तो तुम्हें। इसके साथ में ही आपको ये आई रूल पढ़ाए, इसके साथ में ही आपको जो छोटे मोटे साइन सिंबल्स फायर ये चीजें पढ़ाई आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म, मशीन लगभग खत्म। तो आपका ये था कि एक ऐसा समय बांटना था कल कि सुबह उठने का जो समय है, जैसे एक दिन छुट्टी का अपना आराम से सो जाओ चलेगा, 10 बजे उठना अलाउ नहीं है। डेली 5 बजे उठ रहे हो, छुट्टी वाले दिन आराम से तुम 7-8 बजे भी उठते एक दिन, एक वीक में, चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा बच्चे को रहता है कि यार पूरे वीक अगर मेहनत करूंगा तो एक दिन थोड़ा मैं ज्यादा सो सकता हूँ। आप 8 बजे से अगर पढ़ने बैठते तो रात के 11 बजे तक आपका शेड्यूल ये था कि हर एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3, 6 घंटे पहले ही बांट लेते और उसमें पूरे को रिवाइज करना था कि 2 घंटा मुझे मशीन को देना है, 3 घंटे मेरे पावर को देने हैं, 1.5 घंटा मुझे मेजरमेंट को देना है। इस हिसाब से पहले ही सैटरडे को बांट लेते, या छुट्टी से एक दिन पहले रात को ये टाइम बांट लो कि कल सिर्फ एक दिन का टाइम टेबल बनाओ कि कल छुट्टी वाले दिन ये फॉलो करना है। तो पूरा दिन उसे फॉलो अप करना था, रिवाइज करना था। नहीं तो फिलहाल ये है कि भागते रहोगे, मेहनत करोगे, लेकिन कहाँ मेहनत हो रही है ये समझ नहीं आएगा। इसलिए ये डेली का क्विक रिवीजन का तो रखो ही रखो, नहीं तो भूल जाओगे चीजों को। इस डेली में पावर सिस्टम के भी इंपॉर्टेंट देखो, मशीन के भी देखो, मेजरमेंट के भी इंपॉर्टेंट देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी देखो। सिर्फ इंपॉर्टेंट किताब पेज पलटा कि इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये पॉइंट था, इस पेज पे ये पॉइंट था, इस पेज पे ये पॉइंट था, बस।
काम की चीजें याद रहेंगी। टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बढ़ रहे। इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप लोग पुरानी चीजों को बहुत अच्छे से अपने रिवाइज में या फिर अपने रूटीन में रिवीजन का सेशन करके नहीं आए। आप किस तरह से टेस्ट सीरीज लगा रहे हो कि चलो जी कल पेपर लगाना, आज रिवाइज कर लो। अरे यार, एक दिन के रिवाइज करने से थोड़ा ना होता है। आज आपने यही चीजों को आज देखा, इन्हीं चीजों को कल देखा, इन्हीं चीजों को परसों देखा। जब 20 बार इन चीजों को देखकर जाओगे तो फिर भूलने का तो मतलब है ही नहीं। भूलने का मतलब ही नहीं है। अगर मैं भी 6 महीने किसी विषय को पढ़ाना बंद कर दूं, 6 महीने दूर रहूं सब्जेक्ट से, तो उस सब्जेक्ट के बारे में ये मानो मुझे प्रॉपर किताब उठा के देखना पड़ेगा। मुझे प्रॉपर बुक्स उठा के देखना पड़ेगा कि भाई मैंने 6-7 महीने हो गए इस सब्जेक्ट को छेड़ा ही नहीं, तो चीजें दिमाग से अपना निकल जाती है। फिर दोबारा उसी रिदम और मोमेंटम को पाने के लिए फिर 2-3 दिन स्टडी करना पड़ता है उसको, तब जाके वो रिदम आती है। तो इससे बढ़िया यह है कि डेली 10-20 मिनट आते जाते अपना हर सब्जेक्ट पे पकड़ के रखो, नजर रखो, तो आपके दिमाग में हर एक वो चीजें बहुत कम प्रयास में फिट रहेंगी। तो छुट्टी के दिन को प्रॉपर यूटिलाइज करना था। फिर दूसरी चीज ये है, मैं नाम तो लूंगा नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के एसक्यू ज्यादा है और मेहनत कम है। बहाने थोड़ा ज्यादा चल रहे हैं। आज पेट साफ नहीं हुआ था इसलिए छुट्टी थी, आज ये था। नौटंकी इस तरह की मत करो। जैसे 2-4 बच्चे मेरे पास में भी आए कि हम घर से क्लास देख लेंगे जी। घर से देखना तो फिर घर से देखना था, फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तो एक्सक्यूज मत बनाओ, काम करो। पेपर अगर आता है तो उसे फोड़ने का प्रयास करना है, ना कि उसे देख के घबरा के अपना कोने में बैठ के घर निकल लेना है। ऐसा नहीं करना है। पेपर आता है अगर जल्दी हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये मानो कि नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए तो मजा ही आ जाए। और मेरा तो ये मूड है कि नहीं, कुछ ना कुछ कराता रहूंगी। यूपी आरविनल भी एक टारगेट करना है। यूपी आरविनल भी तो एक ऑप्शन है। यूपी पीसीएल, यूपी आरविनल, तो कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कुछ ना कुछ ले लोगे। कुछ बच्चे तो माइंडसेट बना के पहले ही बैठ गए कि हम तो ठीक है, हम तो नेक्स्ट वाले को टारगेट करेंगे। चलो ठीक है, वो 2-4 जनों की अपना चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम का कोई ऑप्शन नहीं है। जब मेहनत कर रहे हैं तो इसी बार प्रयास करके चले, इसी बार सोच के चले। तो प्रॉपर यूटिलाइज करना समय को बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने क्या स्टडी किया कल? उसमें कंप्यूटर और टेस्ट सीरीज लगाए थे। एक चीज और याद रखना दोस्त, आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं टीचर हूं, ठीक है? मतलब छोटे छोटे चीजों में मुझे मत खींचा करो। जैसे ये भाई कल गया, वो इस तरह की चीजें मेरे साथ डिस्कस मत करना, ठीक है दोस्त? आगे से तुम भी याद रखना, बाकी भी। कैंटीन चलिए एक सुविधा के लिए, और किसी को ज्यादा दिक्कत है तो एक महीना जरा चला के देखो ना, नीलाम हो गया। आप छोटे छोटे चीजों के लिए मेरे सामने कंप्लेन कर रहे हैं, यार तुमने तो बिल्कुल ही मुझे इतना ऐसा ही वो कर दिया कि सर हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो पैसे कम करा दो। यार इस तरह की हरकतों मुझे इन्वॉल्व मत करो। मतलब कि इमेज होती है यार, हर एक आदमी का ना एक थोड़ा बहुत तो कुछ स्टेटस होता ही होगा। तो प्लीज आपसे निवेदन है मेरा कि इस तरह की चीजों में मुझे इन्वॉल्व ना करो कि सर आज पेंसिल के पैसे नहीं है, 2 रुपए दे दो। तो प्लीज इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व मत करो यार। मतलब इतना ज्यादा फायदा मत उठाने की कोशिश करो, सिंपल रखो अपनी लाइफ को। इन चीजों में मेरा कोई रोल ही नहीं है, साफ सीधी बात है। मेरा काम पढ़ाने का है ना, तो पढ़ाई से संबंधित मुझे इन्वॉल्व करो, मजा उस चीज में है। सर पैर में दर्द हो गया, ठीक है यार, किसी को बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो उसमें साथ में हूं, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीजों में मुझे जबरदस्ती का इन्वॉल्व ना करो। मेरी उस थोड़ा बहुत जो स्टेटस है उसे भी बिल्कुल मिट्टी में मत मिलाओ कि ये भी मैं ही बताऊंगा अब, या खाने में मिर्च ज्यादा थी वो भी मैं ही बताऊंगा। ये नहीं। 1-2 बच्चे का जैसे सामने आई ये चीज, तो जिसे दिक्कत है वो कहीं जाओ, हमें इसका कोई परवाह नहीं है, हमारी कोई कमाई नहीं है इस चीज से दोस्त, ये याद रखना। डीसी मोटर स्पेशल से पहले देन वी स्टार्ट ए वाइंडिंग। स्पेशल पर्पज मोटर से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्त वाइंडिंग को।
और फिर हम लोग शुरू करेंगे स्पेशल पर्पज, मतलब इस बार वाइंडिंग को बीच में फंसा के चलेंगे। ठीक है जी। क्या हो गया, बड़ा उदास सा लग रहा तो? अरे आजकल मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ रहा सुबह ही, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है मुझे सुबह सुबह, इसलिए मुझे नींद जैसी आ रही है। सब तुम्हारी तो एक्टिव नहीं हो रही, मैं करूँगा किसी दिन एक्टिव तेरी तो। डीसी मोटर में दिखा रहा क्या क्या करा दिया। टॉर्क और स्पीड हो गया था। देखो अच्छा, स्पीड पर थे हम लोग, ये था ईबी बाई वाई। तो बेटा क्या लिख सकते हैं दोस्त इसे, एन प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन 5। हो गया जी। रामसागर तुम भी पढ़ते हो नहीं? क्या पढ़ा कल? अच्छा मशीन पढ़ी, चला दो आज मशीन। चल कोई नहीं, एक दो दिन में मशीन चलेगी पेपर में। एन प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन वाई। जरा यहां से देखना, अगर हम प्रोपोर्शनल टू ई बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई है, बेटा क्या लिख सकते हैं दोस्त की, N1 बटे N2 EB1 बटे EB2 गुणा, भाई इनवर्सली अवयत कर्मानुपाती बेटा, तो अवयत कर्मानुपाती अगर यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा 2। EB1 बटे EB2 गुणा φ2 बटे φ1। ठीक है जी, कर सकते हैं इतना तो। अब देखो हमने टॉर्क जाना और बेटा हमने गति सीखा अभी। अब हमें सीखना है कि मोटर के टाइप्स कौन कौन से हैं। और फिर से एक बात बता दूं, देखो ये जो आप जनरेटर को पढ़ के आए हो ना, जैसे कि टाइप्स में एज इट इज उसके जस्ट उल्टा ही है और बाकी कुछ नहीं है दोस्त। एक में करंट बाहर था, इसमें करंट अंदर है, और इसमें अन्यथा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं डीसी मोटर के प्रकार। तो डीसी मोटर के जो प्रकार है उन्हें देखते हैं बेटा, किस तरह से हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले तो वही सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर सीधे जोड़ना है जनरेटर से। जिस प्रकार जनरेटर को मैग्नेटाइज करने के लिए एक्स्ट्रा सोर्स की आवश्यकता थी, इसी प्रकार बेटा यह मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट यानी कि चुंबकत्व उत्पन्न कराने के लिए बाहरी एक अन्य सोर्स की आवश्यकता है। सेम डिक्टो कॉपी करना है दोस्त। जैसे यहां पर हमने आर ए बैक ईएमएफ ई बी टर्मिनल वोल्टेज V, तो बेटा यहां से करंट आएगा, आर्मेचर में क्या हो गया ये, और देखो शंट में या सीरीज में तो यही इससे ही मैग्नेटाइज जो हो जाता है। यहां पर हमें रखना है
एक एक्स्ट्रा फील्ड वाइंडिंग। तो जो फील्ड वाइंडिंग में धारा होगी वो VF बटे RF होगा। देखते रहो फटाफट दोस्त। और यहीं से आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई समानुपाती है IF के। बेटा देखो, क्या बेटा हम ये कह सकते हैं कि यदि हम यहां ये जो वोल्टेज है DC तो दिया ना, तो DC में तो इसका लेवल बदलना नहीं है, तो क्या ये बदल सकती है? एक बार हमने लगा दिया तो उसके बाद तो नहीं। DC का मतलब तो वही है कि 5 वोल्ट लगा दिया तो लगा रहेगा भाई, तो मीन्स कांस्टेंट ना। तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं स्थिर फ्लक्स मशीन है जी। ये हमने बेटा जनरेटर में भी देखा था, यानी कि जो फ्लक्स है इसके लिए वो रहेगा जी कांस्टेंट। लेकिन ये तब तक ही है जब तक कि आप इस बैटरी को बदल नहीं रहे। मान लिया इस बैटरी को बदल दे तो फ्लक्स बदल जाएगा। चलो ये सेपरेटली एक्साइटेड के साथ में बेटा ये देखते हैं। अगर हम गति देखें, स्पीड समानुपाती है EB बाई फाई। बेटा फाई कांस्टेंट है तो V माइनस IA/RA। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो N है वो IA के बढ़ाने से बेटा घटेगा? अगर मैं IA को बढ़ाता हूं तो N घटेगा। किस हिसाब से बेटा? वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से। तो यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर बेटा हम लोग ये कहें कि ये IA है और ये N है बेटा, तो अगर ये यहां पर नो लोड स्पीड होगा, अगर ये नो लोड पर स्पीड है तो बेटा ये फुल लोड पर हो जाएगा ना, ठीक है। ये हो जाएगा एट लोड, ये हो जाएगी लोड पर। तो लगभग इसकी जो गति है वो लगभग कांस्टेंट बनी हुई है। देखो ना, थोड़ा सा गिरावट आएगी बस। तो हम कहते हैं कि लगभग गति लगभग स्थिर बनी रहती है। ठीक है भाई दोस्त। तो सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर को माना गया है एक स्थिर गति वाला मोटर है जी। दूसरा ये देखिए, यदि बेटा हम ये कहें कि जो टॉर्क है समानुपाती है फाई और IA के, होता है भाई यही। तो फाई तो यहां कांस्टेंट है, तो बेटा क्या हम IA के समानुपाती लिखेंगे? क्योंकि फाई तो यहां पर कांस्टेंट है। देखो आप लोगों से डिफरेंशियल कम्युलेटिव मोटर की विशेषता फिर भी बहुत कम पूछेगा, वो जरूरी है जनरेटर की, खासकर कम्युलेटिव की, ओवर कंपाउंड, अंडर, लेवल। लेकिन ये जो विशेषता साथ के साथ ड्रॉ करवा रहा हूं ये बड़ी जरूरी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी विशेषता है? स्पीड और आर्मेचर धारा। ये है गति आर्मेचर धारा। विशेषता फिर है बेटा, यहां देखते हैं टॉर्क आर्मेचर धारा विशेषता।
जरा एक बात बताइए भाई कि जैसे जैसे आर्मेचर धारा बढ़ेगी वैसे वैसे आघूर्ण भी बढ़ेगा। तो दोस्त बना लेते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत है भाई? जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे आघूर्ण बढ़ेगा। तो ये कैसा देखने को मिला आपको? रेखीय मिलेगा, यानी कि लीनियर। ठीक है भाई, चलो जी, अब इन्हीं दोनों का यूज करना है। अरे ठीक है भाई, आगे बढ़े। बना ले सबने? मैं दो टॉपिक को एक साथ मिला के लेकर चल रहा हूं, विशेषताएं भी और इनके वर्गीकरण भी है। हाँ, सेम कॉपी करेंगे ना हम लोग फ्रंट वाले में। देखो जी, अगर हम यहां से ई बी लिखेंगे तो बेटा क्या हम लिखेंगे कि ई बी बराबर में वी माइनस आई ए आर ए। भाई खींच लिया यहाँ तक? देखो बेटा, नेक्स्ट हम विशेषता बनाते हैं गति व आघूर्ण। विशेषता, गति व आघूर्ण विशेषता। चलो एक बात बताओ बेटा, जो गति है क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? अरे देखो ना, वैसे तो आपका ये भी तो यही बताता है ना, v माइनस आई ए आर ए। ये बढ़ने से माइनस में कोई नंबर बढ़ेगा तो गति गिरेगी, तो इसका मतलब वही उत्क्रमानुपाती रिलेशन है। तो यहां से हमें पता चला कि जो स्पीड है, ये रिलेशन बहुत जरूरी है। चाहे विशेषता नहीं खींचोगे चलेगा, लेकिन ये रिलेशन बहुत जरूरी है कि किस मोटर के लिए क्या विशेषता का रिलेशन है। जैसे गति का और आर्मेचर धारा का रिश्ता जो आया है वो वही उत्क्रमानुपाती है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, माइनस में कोई नंबर बढ़ता है तो वैल्यू गिरेगा। और जो टॉर्क है, टॉर्क हमने कहा है कि आई ए के समानुपाती है। भाई हमने कहा कि आई ए मतलब टॉर्क है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हम लिख सकते हैं कि जो टॉर्क और ये है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है? आई ए का जगह क्या रख दो, टॉर्क। तो भाई ये क्या मिला, व्युत्क्रमानुपाती। बेटा ये रिश्ता बड़ा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये भी दोनों काफी जरूरी है जो लिखे हैं। इस तरह की विशेषता दिखेगी। अरे टॉर्क बढ़ेगा, गति गिरेगी। ये अरे सुमित बाबू क्या सोच रहे हो? क्यों चिंतित सा है आजकल? तो क्यों टेंशन में लग रहा है? आजकल कुछ खोया खोया भी रहता है। मतलब अभी अगर खोना है तो इलेक्ट्रिकल में ही खोना है। हाँ, वेरी गुड।
हम्म। अरे ये तो सीधी लाइन बना रखी मैंने ऐसे गिरते हुए, स्क्वायर करूंगा ना जब, तब थोड़ा सा ऐसे एंगल दे दूंगा मैं, बस ऐसे। रेक्टेंगल हाइपरबोला है थोड़ा ना होता है। नहीं नहीं, ये कुछ ऐसा होता है, देखो ना, वैसे तो ये होता है, लेकिन जो ऐसे बनता है ना, ये होता है फिर रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो वो तो इंडक्शन मोटर की विशेषता पूछता है, पेपर में आता है ये, इंडक्शन मोटर की ही विशेषता में। और देखो मैंने आपको लिखा रखा है इंडक्शन मोटर रेक्टेंगल हाइपरबोला। अरे तो फिर मुझे सोनवीर सर को भेजना पड़ेगा इसमें। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये कर्व हाइपरबोला है, ये पहला बोला। फिर 12वीं की गणित और ये गुरुजी पढ़ा सकते हैं तुम्हें बहुत तरीके से। आ गया जी। अब देखो हमें सीखना है, ये तो सेपरेटली का था, तो सेपरेटली को हम ऐसी जगह इस्तेमाल करना चाहेंगे जहां हमें कांस्टेंट टॉर्क की आवश्यकता हो, है ना, लगभग कांस्टेंट टॉर्क। लेकिन एक फायदा है दोस्त कि यदि हम सप्लाई धारा को बदलें, यानी कि वेरिएबल वोल्टेज लगा दें, जो कि आसान है यहां, यदि हम वेरिएबल वोल्टेज लगा दें तो हम इसकी गति को बदल सकते हैं आसानी से। इसीलिए हमने सेपरेटली एक्साइटेड मशीन को ही, क्योंकि इसकी फील्ड वाइंडिंग पर सप्लाई बाहर से ही तो दे रहे हो, वेरिएबल लगाने में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अब व्यवस्था सब अंदर ही बनी होती तो वेरिएबल लगाने बड़ी दिक्कत हो जाती दोस्त। तो इस मशीन को इसलिए हमने ज्यादातर प्रीफर किया कि एक काम करते हैं जी, इस मशीन का यूज हम ऐसी जगह करेंगे जहां हमें वाइड रेंज ऑफ स्पीड की जरूरत है। यानी कि कोई कहे वाइड रेंज का मतलब है कि कोई मशीन 500 पर चलने में भी सक्षम है और 2000 पर भी चलने में सक्षम है, जिसकी स्पीड वेरिएशन की रेंज बहुत ज्यादा हो, कम स्पीड पर भी चल सके, हाई स्पीड पर भी चल सके, इन दोनों के बीच में भी चल सके। तो यदि बेटा हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड की बात करते हैं तो हमने इसे वार्ड लियोनार्ड ड्राइव के लिए सबसे उचित माना है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को, क्योंकि दोनों में ही फील्ड वाइंडिंग में बाहर से सप्लाई दी जाती है। और बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, बाहर से सप्लाई दी जाने का मतलब है आसानी से फील्ड का बदलना, ये है। तो इनका दोनों मशीनों का बहुत बेस्ट यूज किया हमने वार्ड लियोनार्ड मेथड में, अभी बनाएंगे भी वार्ड लियोनार्ड मेथड। तो दोस्त ये तो था हमारा सेपरेटली एक्साइटेड। फिर है हमारे देखिए सेल्फ एक्साइटेड। शाम को भी डोज रहेगी भाई, ठीक है, सायकाल भी डोज रहेगी। तो कल की हवा थी, बड़ा अच्छा मनोरंजन हो गया कल तुम्हारा ना, इंडिया मैच भी जीत गया देखो, कमाल की चीज है, किस्मत के सहारे डूबते डाबते पाकिस्तान भी पहुंच ही गया है। क्या कर रहा था? इसे इतना दुख पहुंचा कि क्यों जीत गया? अरे यार कुछ जो खेल रहे वो तो जीतना ही चाहिए ना, लेकिन ये है ना कि दूसरों की जीत जात के सहारे ही तो पहुंच गया सेमीफाइनल में, नहीं तो कोई पूछ थोड़ा ही रहा था। अफ्रीका का दिन खराब था बेचारा। ए शांत है, लड़की लड़की सेल्फ एक्साइटेड देखो, इससे ऊपर ये जा ही नहीं पा रहा है, ये ऐसे दिमाग में ये चल रहा, मशीन तो जा ही नहीं पा रही नालायक के दिमाग में। सेल्फ एक्साइटेड देखो, सेल्फ एक्साइटेड वही सीरीज शंट कंपाउंड। मैंने कहा तो ये इसलिए बढ़िया है मोटर को पढ़ने में, इसलिए तुम्हें लगेगा कि हम दोबारा जनरेटर ही पढ़ रहे हैं, बस करंट जिसमें बाहर था इसमें अंदर है और कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग सीरीज टाइप। तो हमने ये तो लिखा दिया था कि मोटे तार के कम टर्न से बनाते हैं, तो ये सेम यहां भी है। तो देखो जब हम सीरीज की बात करेंगे तो हमने बनाए जी, ये हो गया सीरीज फील्ड
RSE, ये हो गया RA, ये हो गया EB, अच्छा इसमें दिक्कत ये है, आज क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इसमें आर्मेचर धारा से ही ये मोटर मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, क्योंकि जो फ्लक्स फाई है वो किसके समानुपाती आएगा, IA के समानुपाती आएगा। तो बेटा यहां क्या मिला हमें, EB बराबर V माइनस IA RSE माइनस IA RA। लिख लिया भाई दोस्त, देखो सेम वही तो है जो जनरेटर था, इसमें धारा बाहर थी, इसमें अंदर है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब एक बात बताइए, जो हमने फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू IA लिखा है, सबसे पहले इसमें जो देखने को मिलता है ऊपर वाला हिस्सा V माइनस IA लगभग सेम बना रहता है, क्योंकि तुमने इसके लिए बढ़िया चीज ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा स्पीड वेरिएशन करने के लिए आपको बार बार IA को बदलना पड़ेगा। तो जो स्पीड का और IA का रिश्ता आता है, देखो ये बनता है दोस्त, स्पीड फ्लक्स के साथ इनवर्सली है, तो ये बना दिया जी हमने IA। तो इसमें समस्या ये है, देखो ये सवाल बड़ा जरूरी है, जब हम स्पीड और आर्मेचर करंट खींचते हैं, एक लाइन ये ऐसे खींच दो, एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं इसको ना, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग, गिरने वाला, तो ये खींच दिया आपने, मतलब कुल मिला के आपको ये देखना चाहिए कि भाई ज्यादा पर ये कम है और कम पर ये ज्यादा है, कुछ ये बस। तो हमने इसमें ये देखा कि बेटा नो लोड का मतलब क्या है, अगर IA का मान 0 तो नो लोड पर गति कितनी है, बहुत अधिक, इसीलिए DC सीरीज मोटर को कभी भी हम लोग नो लोड पर नहीं चलाते। तो हम लिखेंगे नो लोड पर बहुत अधिक गति होती है, इसीलिए DC श्रेणी या सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाते। ये बड़ा जरूरी है दोस्त। ओहो प्रशांत जी पहुंच गए दोस्त, सब ठीक ठाक, शादी बढ़िया निमट गई। यार मैं व्यस्त था काफी आप लोगों को पढ़ाने में, इस वजह से समय नहीं निकाल पाया दोस्त। जरूरी है क्लासेस, और खुशखबरी है कि आप लोगों की स्पेशल डोज कल से शुरू है, 8 तारीख से 13 तक। स्पेशल डोज मीन्स सुबह 7 से लेकर प्रातः सायंकाल से लेकर रात्रि 8 बजे तक। आपको पेपर कराऊंगा, यानी कि डोज लगेगी, लेकिन क्लास रेगुलर रहेगी आपके 5:30 से 7, इसमें कोई ब्रेक नहीं। फिर 12 के बाद ये थोड़ा घूमने जाएंगे ना, 1-2 दिन आराम करेंगे, फिर आपका नंबर है, उनका 14 को एग्जाम है ना। नेक्स्ट आ जाओ जी। अगर बेटा हमने कहा कि आघूर्ण टॉर्क समानुपाती फाई IA, तो फाई किसके प्रोपोर्शनल है, IA, तो बेटा फाई की जगह IA रखेंगे तो IA स्क्वायर। देखो इसमें भी मस्त वाला ऑब्जेक्टिव है, तो IA का स्क्वायर के हिसाब से टॉर्क है, तो क्या कहा जा सकता है कि इसमें बहुत उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है।
बहुत उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण बहुत उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण होता है। किसमें जी? सीरीज मोटर की पहचान है अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होने से। अच्छा भाई, अब दिए यहाँ पर ये देखना है जी, क्या? हाँ हाँ, तो सेचुरेशन वाले में इस्तेमाल ही कहाँ करते हैं इसे बेचारे को। तो भैया ये देखने को मिल गया हमें कि देखो जी, आइए इसको, तो ये कर्व अपना ऐसे बना लिया हमने। हाँ, तो वो एक ही तो है। मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि टॉर्क समानुपाती है आई स्क्वायर। देखो एक बिंदु ले लिया दोस्त हमने, ये इस बिंदु से पहले भाई आइए बढ़ाते जाएंगे तो फील्ड वाइंडिंग सेचुरेट भी तो हो जाएगी। तो सेचुरेशन से पहले तो फाई आईए के बदलने से बदलेगा। तो ये रीजन हमने ये ले लिया जी कि भाई ये है सेचुरेशन से पहले, सेचुरेशन से पहले रिश्ता है समानुपाती आईए स्क्वायर। तो किस तरह का अरेखीय रिश्ता हो गया? नॉन लीनियर। भाई आईए स्क्वायर के हिसाब से है दोस्त, तो हम कहते हैं जी नॉन लीनियर है। लेकिन देखो जब हम ये कह रहे हैं कि रीजन है जी सेचुरेशन, सेचुरेशन में आप आईए बढ़ा लो लेकिन फाई नहीं बदलेगा। भाई सेचुरेशन में फाई कांस्टेंट हो जाया करता है। तो सेचुरेशन में जो रिश्ता है वो है आई ए, और भैया याद रखना ये होता है फिर रेखीय। तो सेचुरेशन से पहले ही इस मोटर को हम इस्तेमाल किया करते हैं, यानी कि सेचुरेशन आने के बाद ये मोटर बन जाता है सीधे संट के जैसा। तो सेचुरेशन से पहले किस तरह का रिश्ता है? नॉन लीनियर। और सेचुरेशन के बाद का है लीनियर। चलो अब दोनों से, यानी कि हमने दो चीजें ये जानी है कि जो गति है वो आई ए है, ये बड़ा जरूरी हो गया भाई, और जो टॉर्क है वो आई ए स्क्वायर है। भाई सीरीज की यही तो पहचान हुई। हमने जो ये लिखा है दोस्त, इन दोनों में कॉमन चीज देखो, क्या इसे हम अंडर रूट टॉर्क समानुपाती आइए लिख दें? लिख सकते हैं ना? क्या हमने लिख दिया अंडर रूट टॉर्क और आइए। अब आइए की जगह क्या रखे? मिल गया जी। देखो ये करेक्टरिस्टिक्स खींचने को नहीं भी आई ठीक है, लेकिन ये जरूर आ सकता है। संट के लिए या सेपरेटली के लिए जो रिलेशन है वो है, जो ये सेपरेटली है ना, ये डिक्टो कॉपी करना है संट के लिए, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। तुमने दोबारा से एज इट इज कॉपी करना वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द। किसके लिए जी? संट के लिए। क्या है? स्पीड और टॉर्क सीधे व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन यहां स्पीड और आघूर्ण व्युत्क्रमानुपाती तो है, लेकिन अंडर रूट टी के हिसाब से है कि एन व्युत्क्रमानुपाती है अंडर रूट आघूर्ण के। तो रिलेशन जो हम लोग करेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे दोस्त, करेक्टरिस्टिक्स बन गए इसमें, ये टॉर्क है, ये स्पीड है। इसमें थोड़ा सा कम कर्व रहता है, अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब ऊपर जाएगा तो -1/2 जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको बस ये, लेकिन याद रखो इसमें तुम्हें रटना नहीं है, कुल मिलाकर एक का बढ़ना एक का गिरना ही दर्शाएगा। चलो बनाओ इन तीनों को, फटाफट से खींचो।
अरे भाई पढ़ भी ले विनय बाबू। बात है नहीं दोस्त नीरज, पढ़ ले पढ़। ये फोन को ऑन करके क्या देख रहा है तो? वही पाकिस्तानी लड़की होगी। छोड़ो ना, तुम्हारे क्या। चैलेंज को मत देखो ना, ब्यूटी को देखो। जबरदस्ती है सबको। हाँ, हमने कब कहा कि तेरे माथे पे लिखा हुआ? ये हमने कब कहा? कोई नहीं बोल रहा, सबका पास होगा, बस वही है कि मेहनत करो, अभी इस चीज के बारे में सोचो ही मत। किसका होगा नहीं होगा वो आप लोग अभी डिसाइड नहीं करते ना, वो तो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी उस समय। अरे नहीं, ये लाइफ का अलग हिस्सा है जीने। बहुत अच्छे विद्यार्थी का ये मतलब नहीं कि सब अरमान मार ले। पढ़ने में कोई बहुत अच्छा है इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ शौक नहीं रखता होगा। मतलब अपने आप को सामाजिक तक से जोड़ के रखें, लेकिन अपना जो मेन लक्ष्य है पढ़ाई करना उसको ना भूलें। बस पढ़ाई करो अपना मस्त। घूमने के टाइम पर घूमो, पढ़ने के समय पढ़ाई करो। हो गया, नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट चलते हैं। सी डीसी फ्रंट मोटर। इसे भी कहा गया है ऑफसेंट फ्लक्स मशीन। चलो ये सेम देखे, इसे आई एस एच बराबर में वी अपॉन। अगर आई एस एच बराबर ये है तो जो फाई है समानुपाती हो गया आई एस एच। तो बेटा इसे क्या माना गया है, देखिए कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। यहां से देखिए ई बी बराबर में वी माइनस आई ए आर। अरे ये तो मिला। जरा देखना, ये लिखेंगे टोटल करंट आई, बेटा यहाँ से अब सप्लाई धारा आई है तो कहाँ कहाँ गया, आई ए और आई एस एच। वेरी गुड, तो ये चला गया आई ए प्लस में आई एस एच में। ये हो गया जी टोटल धारा। तो जरा देखो स्पीड अगर हम देखें तो समानुपाती है ई बी के, वही कर्मानुपाती है दोस्त फाई के। फाई बोलो जल्दी से, कांस्टेंट है कि नहीं? ओके जी। तो क्या हमें मिल गया, ई बी का मान वी माइनस आई ए आर ए। अरे ये ज्यादा आसान है जनरेटर से, क्योंकि हम जनरेटर पढ़ चुके, सिर्फ हमें करंट की डायरेक्शन बदल के बस लिखना है सब चीजों को। तो भाई दोस्त यहां अगर आईए को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, बस तो फिर हो गया काम। अगर ये आईए है
ये है नो लोड पर और ये है लोड पर, लगभग स्थिर गति पर चलता है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं, अप्रोक्सीमेटली, लगभग स्थिर गति से। क्या लिखेंगे? लगभग स्थिर गति से चलिए भाई जरा देखिए, टॉर्क समानुपाती फाई आई ए, फाई हो गया कांस्टेंट, तो जल्दी से लिख लें बस। हमने कहा तो सेम कॉपी करना है और फटाफट एक काम कर लो। ये हो गया आई ए, ये हो गया टॉर्क। इस तरह का रिलेशन है जी। तो ऐसा कर ले फिर, टॉर्क और यही तो है, वही उत्क्रमानुपाती दोस्त। ये टॉर्क है, ये स्पीड, छुट्टी। अरे सेम पुराने वाला कॉपी कर लिया। तो टॉर्क है लेकिन उतना नहीं है जितना सीरीज में मिलता। तो हमने विशेषता और इनके टाइप दोनों एक साथ निपटा लिए जी। पेपर में आते ही जी। हाँ, अरे इन्हें ना अगर तुमने ढंग से एक बार देख लिया, इन्हें तुम देखते पहचान लोगे। बस वो याद रखना है कि कौन सा प्रोपोर्शनल है, कौन सा स्क्वायर में। इन्हें तुम देखते पहचान लोगे। नेक्स्ट है जी कंपाउंड। रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। मीन्स कभी तुम सोचो उनकी क्लास है, मतलब तुम्हारी एक क्लास ऑफलाइन से लगेगी और एक क्लास ऑनलाइन से लगेगी, क्योंकि यहाँ क्लास चल रही होगी रात को 7-8 बजे तक। ऑनलाइन मतलब मैं स्टूडियो से लूंगा ना, मैं बीच में मुझे जो ब्रेक मिलेगा उसमें तो मैं डोज दूंगा। कंपाउंड मोटर, कंपाउंड वाला क्या भाई, जिसमें दोनों सीरीज ऑफ शंट को इस्तेमाल। तो देखो जी, कंपाउंड वाला वही शॉर्ट शंट बना सकते हैं। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल देखो पहले तो। देखो भाई हमेशा याद रखो, कम्युलेटिव की पहचान किससे है? अरे रिजल्टेंट जो होगा फाई एस एच प्लस में, यही तो बना दो यार। इसमें फाई बड़ा अच्छा आ गया, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई बहुत अच्छा आ गया। तो ये बताइए भाई, फाई एस एच में फाई एस भी जुड़ गया, तो अगर फाई अच्छा आ जाए तो टॉर्क बढ़ सकता है। अबे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, अच्छे टॉर्क से इसकी पहचान बनी है। अच्छा दूसरा देखो, जो हम कम्युलेटिव पढ़ते थे, कम्युलेटिव में दो टाइप पढ़ा है तुम्हें, शॉर्ट और लॉन्ग। अबे वहां यहाँ वो जनरेटर में जरूरत थी हमें वोल्टेज की, तो वहां ओवर कंपाउंड अंडर लेवल वहां पढ़ लिए। यहाँ हमें मोटर के तौर पर चलाना है, तो यहाँ हमें कम्युलेटिव और डिफरेंशियल के टाइप्स नहीं देखने भाई। यहाँ सिर्फ हमें डायग्राम देखना है कि भाई शॉर्ट शंट का क्या बनेगा और लॉन्ग शंट का क्या बनेगा। उसके बाद ये देखेंगे कि डिफरेंशियल की कहानी क्या है। चलो पहले तो ये बताओ, लॉन्ग शंट बिना बोर्ड पर देखो, लॉन्ग शंट को बनाओ। अरे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कौन सी धारा?
आर्मेचर, आर एस ई आई ए ये बन गया जी लॉन्ग शंट। कुछ परिवर्तित किया तुमने, करंट ही तो बदला यार। पहले ये बाहर था, अभी अंदर है। चलो बोलो, आई बराबर में आई ए प्लस में आई एस ई कहां से लाऊं? एस ई और आई ए एक ही तो है, आई ए प्लस आई एस एच। यहां देखो, ई बी बराबर में वी माइनस आई ए आर एस ई प्लस में आर ए। भाई बच्चों, ये तो फिर आपको पता होगा कि जो फाई एस ई है प्रोपोर्शनल टू आई ए है, और जो फाई एस एच है प्रोपोर्शनल टू आई एस एच। कम्युलेटिव का मतलब है दोनों एक ही डायरेक्शन में उत्पन्न। बना लिया? चलो फिर एक काम कर दो, शॉर्टकट खुद बना के दिखा। तो मान लेंगे कि आपने पढ़ाई की। शॉर्टकट खुद बना के बेटा एनालिसिस करके दिखाओ। देवियो तुम लोग भी पढ़ रहे हैं नहीं? शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट खींचा नहीं अब तक। बनाओ जरा शॉर्ट शंट भाई, तुम्हारे टैलेंट को देखे आज। हाँ भाई दोस्त, ठीक ठाक चल रहा मामला। अब तो तुम्हें कंटेंट की कम और डंडे की ज्यादा जरूरत है। शॉर्ट शंट बनाओ, बनाना, एनालिसिस कर पूरा, ऐसे सॉल्व करते। तो भी देगा पेपर ये T2 वाला। अरे वाह, बहुत जाले में। प्रशांत भी नहीं कर रखे। चल कोई नहीं। शॉर्ट शंट बना रहे हो, लॉन्ग शंट? अच्छा, शॉर्ट शंट भी बना दो। हाँ भाई, इधर किसने बना? अबे ये सॉल्व करना चाहिए, पूरा को कर दो। यहाँ वोल्टेज लिखो, उसने बढ़िया चीज लिखी है, खास चीज तो नहीं छोड़ा। तो कल पूरा दिन मशीन ही डिवाइड करी। देख मेरे ब्रो खराब हो हाथ को मारने से ना। अरे नहीं मारता, नहीं तो ये बना दो। टर्मिनल पे वोल्टेज लिखो, ये जल्दी। चलो मैं सवाल करता हूँ, शॉर्ट शंट में सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कौन सी धारा बहेगी? लोड करंट बहेगा। भाई मानसू दवाई नहीं ले, पैराड्रिल लेता।
सिगरेट तो नहीं पीता? नहीं, उसकी अलग होती है फिर। जो स्मोकिंग करता है उसके लिए अलग होती है दवा। उस पे तो घुट्टी ही काम करती है दोस्त। बना लिया, यही बनाया था। तो देखो भाई, यहाँ पर वोल्टेज लिख भाई, सप्लाई में से जो दिया इसमें से ड्रॉप जाएगा, तो वेरी गुड, V माइनस आई आर एस ई। अगर हमें यहाँ मिल जाए वोल्टेज, जनरेटर में यहाँ प्लस में था यार, क्यों करंट इस तरह, तो बेटा आई एस एच बराबर में V माइनस आई आर एस ई अपॉन, अरे समा, तो ये हो गया बेटा आई एस एच। देखो भाई, आई बराबर में आई ए प्लस में आई एस एच, ठीक है। और भाई बच्चों फिर इसे हम निकाल ही सकते हैं कि ई बी बराबर में V माइनस आई आर एस ई माइनस आई ए आर ए यूनिट वोल्ट। कर सकते हैं एनालिसिस। देखो जी, अच्छा ये बताओ, इसकी हमें एक विशेषता ये खींचनी है, क्योंकि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो फाई एस एच प्लस में फाई एस ई है, तो फ्लक्स का बढ़ना। तो देखो, अगर हम लोग टॉर्क के लिए देखें, तो यार यही बना दो। एक विशेषता होती है आई ए और, यार डिफरेंशियली को तो वैसे भी यूज बहुत ना के बराबर करते हैं, कम्युलेटिव को करते हैं तो बेचारे को देख लेते हैं। ये बताइए कि जो दोस्त ये विशेषता थी, ये किसके लिए था? करंट के लिए था ना। जो कुछ ये था ये, देखो इसमें डिफरेंशियल में दिक्कत ये होती है कि लोड बढ़ने से ना गति बहुत तेजी से बढ़ती है, हम इसे इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन ये इसमें नेचुरल है कि लोड अगर बढ़ाओगे तो गति में गिरावट आएगी, तो इसकी जो विशेषता है ये बनती है। बस जी, बिल्कुल सही बात। जयप्रकाश का दिमाग बहुत तेज चल रहा है, बीरबल की तरह बिल्कुल। ये होगा जी कमुलेटिव, कमुलेटिव के दोनों के बीच में। अब ये देखो कि जो टॉर्क है, टॉर्क समानुपाती फाई आर और टॉर्क इससे तो होगा, तो रिजल्टेंट इसमें बढ़ गया। तो इसके लिए देखो विशेषता कैसे, ये है, ये टॉर्क, ये बोलो ये इस तरह की किसके लिए था? ये ठीक है। तो यार ये भी लिख देते हैं ना, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए, इस पर है ना। अब रिजल्टेंट और बढ़ा, तो देखो जो डिफरेंशियल के लिए, चलो डिफरेंशियल की तो बात ही नहीं करते, डिफरेंशियल का तो यहाँ ऊपर, उसके तब देखेंगे। तो इसकी जो विशेषता है ये हमारी, मतलब इससे भी ऊपर को चली जाती है क्या?
थ्योरेटिकली ज्यादा आता है। कम्युलेटिव को तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं किया क्योंकि में बहुत महंगा पड़ रहा है, दो दो वाइंडिंग भरनी पड़ रही है, दो दो वाइंडिंग करनी पड़ रही है, इस वजह से प्रीफर नहीं किया। तुम जो सवाल दिखा रहे थे ना, तुमने जो मुझे सवाल दिखाया था, तब मैंने वो सवाल देखा, तब मैंने ये चेक किया था कि वो सवाल सही था। अरे यार वो तो बीच में रहने की बात नहीं है, ये तो बनाने की थी, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, इसी के पास में तुम अलग नोट कर सको, थोड़ा सा मिला के ये लाइन खींच दी, वो नहीं है मुद्दा। मैं कह रहा हूँ कि फ्लक्स ज्यादा, सीरीज वाले में तो एक ही था, तो फ्लक्स आपने बढ़ा दिया, फाई एस एच को भी जोड़ दिया और फाई एस ई को भी जोड़ दिया, तो फ्लक्स बढ़ गया। अगर फ्लक्स बढ़ गया इनटू आई ए करिए, तो फ्लक्स बढ़ने से क्या टॉर्क नहीं बढ़ेगा? तो इसलिए मैंने बढ़ावा बना दिया, इसलिए हमने इसे बढ़ावा बना दिया। अब दिक्कत आएगी जो ये बेचारा डिफरेंशियल के साथ, डिफरेंशियल में जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे जो गति है वो बहुत हाई होती हुई चलती है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। एक चीज और है, डिफरेंशियल जनरेटर कहाँ यूज किया जाता है बोलते रहो। अब देखो आर्क डीसी वेल्डिंग में, जब आर्क वेल्डिंग हम कर रहे हैं ना, तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये भी बता दो डीसी वेल्डिंग में वोल्टेज लेवल कितना लिया जाए? 50-60, एसी में ज्यादा 100 वोल्ट के आसपास। तुम्हारे सिलेबस में तो वैसे मेंशन नहीं है वेल्डिंग का जो चैप्टर है, लेकिन मैं टाइप्स जरूर लिखाऊंगा आपको वेल्डिंग के, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, बट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही तो टाइप है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल। उसी में लगाना है, ये मैंने तभी लिखा है ना जब तुमने सवाल दिखाया तो उसी डाउट को दूर करने के लिए दोबारा से करवाया है। नहीं कम्युलेटिव दो, मैंने कहा ना कम्युलेटिव में होता है, लेकिन कम्युलेटिव को इसलिए ज्यादा सजेस्ट नहीं करते, प्रीफर नहीं करते, क्योंकि इसमें हमें दो दो वाइंडिंग करनी पड़ेगी, महंगा हो जाएगा, भारी सेटअप बनेगा, इस वजह से हम इसको प्रीफर नहीं कर रहे यूज करने में। इसलिए हमने कहा भाई ट्रैक्शन में करना है तो फ्रिज बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर दूसरी चीज है ना दोस्त, ट्रैक्शन में यूज करना डीसी सीरीज मोटर को, ये नहीं है कि स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा है, एक और विशेषता भी तो है। अगर इन मोटर पर, कंपुलेटिव पर या कंपाउंड पर तुम सप्लाई टर्मिनल बदल दोगे ना, तो ये चलेगा नहीं, रुक जाएगा। तो कम्युलेटिव में स्टार्टिंग टॉर्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो एसी पे नहीं चल सकता। अब डीसी सीरीज मोटर की विशेषता देखो, डीसी सीरीज मोटर में सिर्फ एक ही तो वाइंडिंग है सीरीज में, तो डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क तो हाई है ही, लेकिन साथ में बेटा वो एसी पर चल भी तो सकता है। तो इस वजह से ट्रैक्शन के लिए फेवरेट माना गया। कारण टॉर्क नहीं है, कारण है एसी पर चलना, क्योंकि अगर सप्लाई टर्मिनल को आप बदल देंगे ना डीसी सीरीज मोटर में, तो वो समान दिशा में घूमता रहेगा जिसमें पहले चल रहा था, ये रुक जाएंगे। चाहे कम्युलेटिव हो, चाहे आप सॉरी कंपाउंड हो, चाहे संट हो, तो सप्लाई को टर्मिनल बदलते ही बाकी रुक जाएंगे, सिर्फ कौन सा चलेगा? सीरीज चलेगा। अच्छा देखो डिफरेंशियल का ये बताओ सोचकर कि हम डिफरेंशियल का मतलब लिखते हैं दोस्तों डिफरेंस, है ना, डिफरेंस लिखते हैं। अरे डिफरेंस है भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि सर ये क्यों रखा है, तुम्हारी इच्छा है तुम फाई एस ई माइनस है फाई एस एच भी कर सकते हो, कुल मिलाकर डिफरेंस करना है। अच्छा अगर लोड बढ़ेगा तो जो परिणामी फ्लक्स से कम होगा, जब हम गति बनाते हैं तो भाई ये दिक्कत आ गई कि यार ये तो ये लिखना, यही तो होता है यार।
अब तुमने रिजल्टेंट लोड बढ़ाने से अगर हम कहते हैं कि लोड इंक्रीज मीन्स फाई आर डिक्रीज, अरे ये नहीं होगा क्या? और अगर फाई आर घटता है, ये घटा तो गति, तो यहां हमने कहा जी देखो इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हम क्या कहेंगे, लोड बढ़ने से इस मोटर में गति बहुत ही हाई होती है, बढ़ जाती है। तो देखो जी इसे हम लोग बनाएंगे आइए, और ये बनाएंगे हम जी। तो लोड बढ़ने से गति बढ़ जाना, ये बनाओगे डिफरेंशियल। हमने यूज नहीं किया दोस्तों, बहुत अच्छे कुछ यूज करने लायक मामला नहीं, कम्युलेटिव तक सीमित रखिए, बढ़िया। हाँ जी, तो यार आघूर्ण भी तो बताओ, आघूर्ण अगर माइनस होगा मतलब फाई आर कम होगा, फाई आर कम होगा तो जो आघूर्ण है वो कम होगा। तो देखो डिफरेंशियल की पहचान कम, ये बताना कि सही है कि नहीं, कम स्टार्टिंग आघूर्ण व उच्च गति इससे हुई है। इसलिए ये सजेस्ट नहीं। फिर इसमें यह भी है कि लोड अगर बढ़ाओगे तो बहुत तेजी के साथ में चलना शुरू करेगा और अपने बेस वेस को भी तोड़ सकता है। कौन? हाँ हाँ, लोड और रिजल्टेंट। आज शाम को हमारी मेरे हिसाब से 100 नंबर की क्लास है विक्रांत बैच, पार्टी भी मैं ही दूंगा नालायक। कौन सा है? ओहो, अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा ना कि चलो बाकी तो बाद में देना, मेरे लिए जब नौकरी लग जाएगी तब ले आना तुम बढ़िया गिफ्ट हैं, लेकिन पहले नौकरी तो ले लो, है कि नहीं? वैसे अरे नहीं, मुझे मेरे अंदर भगवान ने कुछ चीजें बहुत अच्छी दी है जो कि यूनिक है, वो है रियली में बताऊं, दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अपना काम करना। पता नहीं, शुरुआत में आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हमने तो ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जो आके पैरों में सीधे लेट गए कि सर अगर नौकरी लग गई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और नौकरी लगने के बाद कुर्सी पर बैठ के 3 महीने बाद हमारी याद आई कि सर को एक मैसेज भी करना था। तो टीचर का काम, वो मूर्ख टीचर है जो बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखे, ये सोचे कि बच्चा तेरे लिए सांस ले, तेरे लिए जिए, तेरे लिए मैं, अभी और भी तो लाइफ है। तुमने अपनी ड्यूटी की, वो आपकी अपने काम के प्रति ईमानदारी है। तुम बच्चे से एक्सपेक्टेशन रख क्यों रहे हो कि वो धन्यवाद बोलेगा, ये कुछ आज तुम्हारे लिए ये लाएगा वो लाएगा, काहे का एक्सपेक्टेशन रखना दोस्त, हमारा तो काम है ये। भाई अगर हम लोग ये करने लग जाए कि ना ना जी इस बार तो बच्चों ने हमें धन्यवाद देने का, हम नहीं पढ़ाएंगे, तो चल गया काम। शिक्षक का काम है बिना किसी उम्मीद रखें अपने काम को प्रयत्नशील तरीके से करते रहना। आपके बाद में कोई और बैठे होंगे इन कुर्सियों पे, किसी और को पढ़ा रहे होंगे अगली बार में, तो टीचर का काम तो यह है कि भाई अपना शिक्षा का प्रचार प्रसार से है, एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं मैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी खुश रहने की एक वजह है। क्यों रखें हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन, अपने आप से रखो कि आप में क्या कैलिबर है और आप क्या कर सकते हो, दूसरों से क्या मतलब है। इसलिए मैं तो देख नीरज गया है, जब गया भले ही छोटी कंपनी थी लेकिन कॉल करके एक बार बात तो कर लेता, है कि नहीं? तो हमने काहे की एक्सपेक्टेशन रखनी, भले ही एक दिन गया, लेकिन एक दिन गया होगा, लेकिन एक दिन जाने से पहले कम से कम बात तो करता कि सर मैं जा रहा पहली बार अपना नौकरी पे, आज पहला दिन है, भले ही छोड़ रहा तो शाम को अलग बात है। तो हमने क्या इसमें तुझे लेके कुछ परेशान करे या ये, अरे फिर वही चीज है, वो सब अलग चीज है। हमें आपसे कुछ उम्मीद भी नहीं है और ना हम ये उम्मीद रखते दोस्त, हम जितना हम बहुत खुश है अपनी लाइफ से, और ना हमारी इच्छा है 4,000 करोड़ या 10,000 करोड़ कमाने की। जो दिल भगवान ने हमारे अंदर दिया वो हर एक के अंदर नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। तो हमें अपने ऊपर ये है कि जो अच्छी चीज दी है ना कभी खोना नहीं है जीवन में,
हमें इच्छा ही नहीं 20,000 करोड़ कमाने की। हम जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बात खत्म। 20,000 करोड़ कमा के भी क्या करेंगे? साथ में तो इंसान के कर्म चलने हैं, साथ में इंसान का व्यक्तित्व चलना है। 20,000 करोड़ कमाने वाले को 20 लाख लोग गालियां भी देते होंगे। गालियां तो खैर हमें भी देते हैं, लेकिन वो 2% संख्या है उनकी जो हेटर्स है, तो 98% तो प्यार करते हैं। फिर उनके लिए एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, सिर्फ बहला फुसलाकर जरूर खड़ा कर ले, उनके लिए कोई सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो दिल से खड़ा हो जाए। हमारे पास में संख्या बल है, ठीक है जी। हम एक आवाज दे, भले ही 20,000 ना आए लेकिन 2,000 जरूर पहुंचेंगे। तो इसलिए अपने लाइफ में मौज मस्ती करो, नौकरी लो, अपना हेल्प टू द अदर्स। कोई मिलेगा जरूरतमंद, ठीक है यार, ठीक है, हमने ये सीखा है। तो यही तो भगवान ने तभी तो लोगों को पृथ्वी भेजा। आज भी अच्छे लोगों की संख्या दोस्त ज्यादा है, नहीं तो पृथ्वी समाप्त हो जाती। वो तो हमने अंदाजा लगा लिया कि बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, क्योंकि हम अंदर से कहीं ना कहीं उनके तरह कहीं ना कहीं कभी ना कभी सोचते हैं। नहीं तो अपना मस्त रहो, शानदार रहो, ना किसी से कोई मतलब रखो। कोई तुम्हें कुछ बोल भी देना, शांत रहो, द्वेष भावना रखो ही मत अपने। अरे मस्त अपना चल रहा है अपना लाइफ, कूल रहो ठंडे दिमाग में। जो तुमने भगवान ने करवाना है ना, वो भगवान तुमसे करा के छोड़ेगा। बस ये है कि तुम शिद्दत और ईमानदारी से 2-2 कदम प्रतिदिन चलते रहो। भगवान ने तुम्हें जिस चीज के लिए भेजा है वो भगवान तुमसे कराता जरूर है, लेकिन तुम्हें शिद्दत और ईमानदारी से उसके तुम काबिल हो या नहीं हो वो सिद्ध करना होता है। अगर तुम्हें किसी की मदद करने के लिए भेजा है दोस्त, तो चाहे तुम कितना मन बना लो कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, अगर तुम्हारे मन नहीं भी है तब भी परिस्थिति ऐसी होंगी कि आपसे जो काम करवाना है वो करवाएगा प्रभु। तीसरी शक्ति एनर्जी, और लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? तो जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, तो इसका मतलब वो साइंस को भी नहीं मानते। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है कि नहीं? तो ऊर्जा है, ना उसे समाप्त कर सकते ना उसे उत्पन्न कर सकते, चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे हो रही? पर वो अपनी ऊर्जा से हमें तो चला रहा है, और क्या? तो कन्वर्जन ही तो है। तो ये तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन साइंस का कहना है। चलो फिर एक काम करो, स्पीड कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं कि कैसे स्पीड को नियंत्रित किया जा सकता है। थोड़ा दिमाग लगाओ। स्पीड कंट्रोल का मतलब है कि मोटर को सप्लाई देकर आवारा नहीं छोड़ देना, इसमें लगाम लगानी है ना, कि इसकी स्पीड को वेरी कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं। देखो, पेपर में जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्त स्पीड कंट्रोल का, और सबसे ज्यादा जो फेवरेट है वो होता है वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल। मतलब इसके बिना आप स्पीड कंट्रोल सोच ही नहीं सकते। और कड़वा सच ये है कि वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल या वार्ड लियोनार्ड ड्राइव से ही डीसी मोटर को भैया पहचान मिली है। जो एसी मोटर नहीं कर पाए वो काम डीसी मोटर करेगा। इसलिए जहां हम लोगों को वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता होती है, वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल है वेरिएशन से, तो वहां आज भी बेटा हम लोग डीसी मोटर को ही सजेस्ट करते हैं। तो देखो फॉर्मूला ये है, जब आप शाम को आएंगे तो यहीं से शुरू करना है हमने। एन समानुपाती ईबी, ईबी का मतलब है वी माइनस आई आर अपॉन में 5। तीन चीजें सोचो जरा, जो हमने डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि, अगर हम देखें एन प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई 5 समानुपाती है वी माइनस आई ए आर ए अपॉन 5। भाई इससे सोचो जरा कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। भाई स्पीड कंट्रोल, लॉसेस टेस्टिंग, ये 2-4 चीजें हमें सीखनी है भाई। हाँ, यहां से शुरू करते हैं ना। देखो जो V है ना दोस्त, ये रेटेड वोल्टेज है, ये रेटेड वोल्टेज है। अगर हम इस रेटेड वोल्टेज V को हम घटाएं या बढ़ाएं, क्या रेटेड को बढ़ाना सही है?
रेटेड मतलब एक फाइनल वैल्यू है, तो उसे आप कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो यदि हम टर्मिनल वोल्टेज V को कम करें तो गति कम होगी, वोल्टेज कंट्रोल मेथड के नाम से पहचान बनेगी। फिर अगर हम आइए RA को बढ़ाएं, RA मतलब आर्मेचर में प्रतिरोध को बढ़ाएं, तो माइनस वाला टर्म का बढ़ना मतलब गति का गिरना। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड को जनरली हम दो तरीके से सीखेंगे, एक वोल्टेज को कम करना और दूसरा रोटर के रेजिस्टेंस आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना। तो अगर इसे बढ़ाएंगे तो कम होगा। अच्छा फाई को सोचो, ये ना दोस्त, इस फ्लक्स को तुम बढ़ा नहीं सकते, ये रेटेड फ्लक्स है। ये जो फाई है ये रेटेड फ्लक्स है। जल्दी से बोलो, अगर हम इसे कम करें तो गति बढ़ेगी। तो स्पीड कंट्रोल्स करना हमारे लिए बड़ा कॉमन है। एक है दोस्त हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में जिसमें हम देखेंगे कि भाई रोटर या आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना। फिर हम देखेंगे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और फिर हम लोग चलेंगे कि वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड क्या है। और वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड सिर्फ हम लोग बनाते हैं सेपरेटली एक्साइटेड के लिए, जहां पर फ्लक्स को वेरी करवाना होता है आसान। ठीक है जी। तो शाम को पढ़ेंगे, सुबह के टाइम थोड़ा सा 5:30 तक कोशिश तो कर रहा हूं मैं फ्री हो जाऊं, लेकिन 5-10 मिनट डेली लेट हो ही रहा हूं। तो कल प्रयास करूंगा इस हिसाब से अपने आप को, अपने शेड्यूल को, कि जिससे 5:15 तक मैं फ्री हो जाऊं, ताकि पूरा इस समय मैं 1.5 घंटा आपको दे सकूं, और 1.5-2 घंटा मैं शाम को निकालूंगा भाई। तो 4:30 बजे शाम को क्लास है।